हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपकी फ्रेंड डॉक्टर सीमा शाही विल बी डिस्कसिंग टुडे रिगार्डिंग व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। क्या फायदे हैं हाइपरटेंशन की बीमारी को ट्रीट करने के। तो देखिए, एक बहुत अच्छी सेइंग है कि untreated hypertension reduces your life expectancy by 5 or more than 5 years। यानी कि इस खूबसूरत जिंदगी को जीने के 5 या 5 से ज्यादा साल अगर आप अपने कम करना चाहते हैं जिंदगी के, तो आप दवाई ना लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो अपनी जिंदगी को कम करना चाहता है, यानी कि अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करना चाहता है। इस दुनिया में आए हैं तो खुश होकर और पूरी जिंदगी अच्छे से जीकर जाए। अगर एक गोली खाने से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो सकती है, तो आई थिंक वी शुड गो इन फॉर वन मेडिसिन, वन टैबलेट। ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में इसको कैटेगराइज किया गया है एज ग्रुप्स में। जो लोग 60 साल से कम हैं उनको किस तरीके का बेनिफिट होगा अगर वो अपनी बीपी को ट्रीट कर रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से। तो उनको 2 तरीके के बेनिफिट्स होंगे। एक तो उनको जो इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक है, यानी कि जो पैरालिटिक अटैक है, वो 42% कम चांसेस हो जाएंगे उनको स्ट्रोक होने के। दूसरा, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, यानी कि कुछ भी हार्ट में जो बीमारी आ सकती है, उसके चांसेस भी उनको 14% कम हो जाएंगे। ठीक, जो लोग 60 साल से ऊपर वाले हैं उनको क्या फायदा है एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट देने का। तो देखिए, उनकी क्योंकि 60 साल से ऊपर है तो कुछ भी बीमारी कुछ ना कुछ तो उनकी बॉडी में चलता है। तो कुछ भी बीमारी चल रही है तो ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट जो उनका है वो 20% कम हो जाता है। तो 20% ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट कम होना भी एक बड़ी बात है। 33% उनका हार्ट से रिलेटेड जो डेथ्स होती हैं वो कम हो जाती है। ठीक, 40% स्ट्रोक से जो डेथ होती है या जो भी इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक है, यानी कि पैरालिटिक अटैक है, वो कम हो जाता है। बाकी कुछ भी कोरोनरी इवेंट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह जो है वो कम हो जाती है। फिर मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लोग 50 साल से ऊपर हो जाते हैं उनके अंदर आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ज्यादा पाया जाता है, यानी कि अकेला ही जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा होता है। तो हमको जो टारगेट करना होता है वो हमको ऊपर वाले ब्लड प्रेशर पे ज्यादा टारगेट करना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो 60 साल से ऊपर है विद आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, उनको अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं तो उनको क्या फायदा है। उनको स्ट्रोक इंसिडेंस कम हो जाता है, कम से कम 36%, और 15 से 20% उनका कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स कम हो जाते हैं। तो इतना फायदा है एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट देने का। अब बात आती है कि कब ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। देखिए, एक बहुत अच्छी बात और है कि अगर आप धीरे धीरे करके किसी भी तरीके से, चाहे एक्सरसाइज करके, चाहे दवा लेके, चाहे डाइट को प्लान करके 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अपना ब्लड प्रेशर रिड्यूस अगर आप कर देते हैं तो आप 10% कार्डियोवैस्कुलर रिस्क से बच जाते हैं। वो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो। इस्कीमिक हार्ट डिजीज से मेरा मतलब है कि आपके हार्ट की कोई भी आर्टरी ब्लॉक होकर आपको हार्ट अटैक आए, उससे आप 10% बच सकते हैं, या आपके ब्रेन में स्ट्रोक आने से आप बच सकते हैं अगर आप सिर्फ 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अपने बीपी को रिड्यूस कर देते हैं। अगर आप 10% अपना बीपी कम कर देते हैं, आज के ब्लड प्रेशर से 10% ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं, 10% अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम कर देते हैं, तो आप ये समझिए आप 45% कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन कम करते हैं। यानी कि हार्ट में होने वाली कोई भी बीमारी 45% तक आप कम कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज और देखी गई है कि बहुत स्टडीज होती हैं, बहुत एडवांसेस मेडिसिन चल रही है, तो आजकल हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा उम्दा ट्रीटमेंट पाया जाता है। फिर भी क्यों इतना रैम्पेंट राइज है हाई ब्लड प्रेशर का? क्यों है? इसको कहते हैं हाइपरटेंशन पैराडॉक्स। यानी कि हाइपरटेंशन का अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छी एडवांसमेंट्स होने के बावजूद भी बहुत लोग हाई बीपी से क्यों परेशान हैं, यानी कि वो क्यों इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो
तो इसका क्या रीजन है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हाइपरटेंशन इज ए साइलेंट किलर। लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको हाइपरटेंशन है, क्योंकि इसके कभी कोई सिम्टम्स ज्यादातर नहीं आते। इट इज अ साइलेंट किलर। दूसरी बात है, जैसे मैंने बताया, हर बार बताती हूँ कि लोग कहते हैं हमने 10 दिन दवाई खा ली थी फिर छोड़ दी। देखिए, मैंने बताया हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो ताउम्र चलेगी और इसकी दवाई आपको पूरी उम्र खानी पड़ेगी। तो जो लोगों का एडहियरेंस नहीं है दवाइयों पे, तो अगर वो एडहियर नहीं करते हैं, अपनी दवाइयों को ठीक से नहीं लेते हैं, तो फिर ऐसे लोगों में परेशानी ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पेशेंट कॉम्प्लायंस पुअर है। अगर आप दवाई ही नहीं लेंगे तो आप ठीक कैसे होंगे? फिर है इनएडिक्वेट थेरेपीज। यही है, एक दिन खा ली, एक दिन नहीं खाई, ठीक से डॉक्टर को नहीं दिखाया, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लिया। ठीक। फिर है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। कुछ ऐसे भी हाइपरटेंशन होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बीपी की 2 या 2 से ज्यादा 3 दवाइयां ले रहा है, उसके लेने के बावजूद भी उसका बीपी मेंटेन नहीं हो पा रहा, ऐसे लोगों को हम कहते हैं दे आर रेजिस्टेंट हाइपरटेंसिव। तो जो रेजिस्टेंट हाइपरटेंसिव लोग होते हैं, उनको ट्रीट करना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और हमको उस चैलेंज को लेना पड़ता है एज फिजिशियंस। तो एक ये कॉज हो जाता है कि हाइपरटेंशन नहीं ट्रीट हो पा रहा। एक होता है मास्क्ड हाइपरटेंशन। मास्क्ड हाइपरटेंशन ऐसा होता है कि हो सकता है जब आप अपनी जगह पे, जहाँ पे आप वर्किंग है, आपका ऑफिस है या हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, वहां आपको कोई स्ट्रेस नहीं और आपका बीपी बड़ा लो या नॉर्मल पाया जाता है। जैसे ही आप अपने घर पे आते हो, आपका बीपी शूट करना लग जाता है। तो जब डॉक्टर ने देखा उस टाइम तो आपका बीपी कम था, जब आप घर गए आपका बीपी बढ़ गया। तो उसको कहते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। तो जिन लोगों को मास्क्ड हाइपरटेंशन होता है, उन लोगों को भी ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हाइपरटेंशन पैराडॉक्स आ जाता है। फिर बीपी हुआ क्यों? क्या इसकी पैथोजेनेसिस है? क्या इसका मैकेनिज्म है? 90% बीपी जो हाई बीपी है वो इडियोपैथिक है, यानी कि इसका कोई ठीक से कॉज ही नहीं पता। उसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो जब हमको ठीक से कॉज, देखिए, अगर हमको पता है कि ऐसा करने से ठीक हो जाएगा तो हम वैसा कर सकते हैं, पर जब हमको यही नहीं पता कि ये किस मैकेनिज्म से हुआ, क्या इसका बेसिक कॉज है, तब हम क्या करेंगे? तो इसलिए जहां पे अननोन पैथोजेनेसिस है, वहां पर फिर बीपी ट्रीट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर वो आपका जो है हाइपरटेंशन, वो इसको ही कहते हैं हाइपरटेंशन पैराडॉक्स, यानी कि इतना सब होने के बाद भी आप बीपी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमारी गोल्स ऑफ थेरेपी क्या है? क्या एक पेशेंट मेरे पास आता है, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, मेरा क्या गोल होना चाहिए? मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल होना चाहिए उसको एक टारगेट ब्लड प्रेशर में लाना। और टारगेट ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए? लेस देन 140 ऊपर वाला, लेस देन 90 नीचे वाला। दूसरा मेरा गोल होना चाहिए कि उसका कोई ऑर्गन डैमेज ना हो सके, यानी कि देखिए, ज्यादातर हार्ट और किडनी इफेक्ट सब पे आता है। आपकी पेरिफेरल आर्टरीज पर भी आता है, आपके ब्रेन पे भी आता है, आपकी आंखों पे भी आता है, आपके हार्ट पे भी आता है, और आपके किडनीज पर भी आता है। पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके हार्ट और किडनीज पर ना आए, यानी कि टू रिड्यूस द सीवी कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी एंड mortality, this should be our goal along with maintaining the target blood pressure less than 140/90. Then third and very important goal should be, जैसे कि मैंने बताया कि जब लोग 50 साल से ऊपर होते हैं, तो ऊपर वाले बीपी को अगर उसको आप फिक्स कर दो, उसको आप ठीक कर दो, तो नीचे वाला खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो आवर फोकस शुड बी टू फिक्स द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये हमारा तीसरा गोल होना चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल ना लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कब मैं दवाई लेना शुरू करूं। लोग बोलते हैं कि हाँ, मैं तो डाइट कर रहा हूँ या मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, माने कि लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस कर रहे हैं। तो होता ये है कि कुछ ना रिस्क स्कोर निकल के आया है। एक है क्यू रिस्क स्कोर करके चीज है। तो ये जो क्यू रिस्क स्कोर है ना, इसका ऐप आप अपने फोन पे डाउनलोड कर सकते हो ऐप स्टोर से जाके, और आप खुद ये रिस्क देख सकते हो कि हाउ मच रिस्क डू यू हैव। आपको अगले आने वाले 10 साल में
हार्ट अटैक होने का या स्ट्रोक होने का कितना रिस्क है। तो ये देखा जाता है कि अगर आपकी स्कोरिंग 0 to 10 के बीच में है तो आपका स्कोर बहुत कम है, यानी कि अगले 10 साल में आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आना बहुत कम चांसेस है। अगर आपका स्कोर 10 और 19% के बीच में है तो आप इंटरमीडिएट रिस्क पर हैं। बट अगर आपका स्कोर 20 या 20% से ज्यादा है, उसका मतलब अगले 10 साल में आपको हार्ट अटैक आने का या स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमको इस तरीके से कैलकुलेट करके लोगों को ट्रीटमेंट पे डालना पड़ता है। ये स्कोर करा जाता है 35 से लेके 74-75 साल के लोगों में हम ये स्कोर देखते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है? इसमें बेसिकली आपकी एज देखी जाती है, आप किस सेक्स में मेल है फीमेल है, एथनिसिटी यानी कि कहाँ को बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपकी फैमिली में कोई हाइपरटेंशन की हिस्ट्री या आपकी फैमिली में 60 साल से पहले किसी की हार्ट अटैक से अगर डेथ हुई है तो वो भी हिस्ट्री देखी जाती है। आपका ग्लूकोज लेवल्स कितने हैं, क्या आप डायबिटिक तो नहीं हैं, क्या आप बीपी का ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपके लिपिड प्रोफाइल में आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल और आपका गुड वाले कोलेस्ट्रॉल जो HDL है उसका रेशियो कितना है, क्या आप स्मोकर हैं, आप बीड़ी पीते हैं, तो आपका BMI कितना है यानी कि आपकी वेट और आपका हाइट कितना है। तो इन सब चीजों को मिलाकर ये ऐप जो है क्यूरिस्क स्कोर, ये आपको आपका आगे 10 साल में होने वाले कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स के बारे में कुछ हद तक सचेत कर देता है। तो अगर आपके परसेंटेज ज्यादा आते हैं तब आपको एक कंफर्मेशन, एक कन्विंसमेंट हो जाती है कि हाँ ये डॉक्टर ठीक कह रही हैं और मुझे दवाई ले लेनी चाहिए। तो इसलिए ये ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और क्यूरिस्क स्कोर अपना खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जो जो सवाल आपसे पूछते हैं यही सवाल है जो मैंने आपको बताए हैं, इसको एंटर करेंगे तो आपका क्यूरिस्क स्कोर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने कैटेगराइजेशन स्टेजिंग के साथ कर रखी थी उसमें मैं फिर से बता देती हूँ कि जो लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले हैं और उनको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर नहीं है वो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन 6 महीने से 12 महीने तक चला सकते हैं। इवन स्टेज 1 वाले भी 6 महीने से 8-10 महीने तक अपना लाइफस्टाइल इंटरवेंशन चला सकते हैं। पर जहाँ स्टेज 2 आ जाते हैं यानी कि ब्लड प्रेशर 160/100 आ गया और अलॉन्ग विद दैट काफी सारे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स भी हैं आपके जुड़े हुए, जो मैंने अभी आपको सारे बताए, अगर वो सब भी जुड़े हुए हैं तो मान के चलिए लाइफस्टाइल इंटरवेंशन के साथ साथ हम आपको दवाइयों पर भी डालेंगे। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस एज में कौन सी दवाइयां हमको लेनी है बीपी की, क्या कंपेलिंग इंडिकेशंस है उन दवाइयों के लेने के, क्या पॉसिबल इंडिकेशंस है उन दवाइयों को लेने के। तो 2 या 3 ड्रग करके हम हर दिन उसको अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे ताकि आप सब लोग को वो सब समझ में भी आ जाए। आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल टू यू। Thanks a lot, friends. Thank you very much. Keep viewing my channel. Keep subscribing and sharing with your near and dear ones. Thanks a lot, friends.